स्कूल हमारा हेलो बच्चों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने केमिस्ट्री का जो वीडियो बनाया था, आपको हमने विलेयता को समझाया था। विलेयता क्या होता है? विलेय की वो अधिकतम मात्रा जो किसी विलयन के अंदर क्या हो, उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यदि 1 लीटर जल है, यदि उसमें 8 ग्राम चीनी हमने घोला है, अब उससे अधिक जो चीनी की मात्रा है उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। एक निश्चित ताप पे किसी पानी के अंदर या किसी विलेय पदार्थ विलयन के अंदर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। अब विलेयता को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे से सीखा था। तो जो बच्चे हमारे वीडियो पर नए हैं वो पहले जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को देखकर विलेयता को समझकर इस नए वीडियो के साथ बने रहें। और हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं हेनरी के नियम की तरफ, और हेनरी के नियम को हम अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और हर साल इससे क्वेश्चन भी आते हैं हेनरी के नियम से। तो आज हम हेनरी के नियम को देखते हैं। हेनरी का नियम जो है, हेनरी का नियम हमारे वास्तविक जीवन में भी क्या होता है? अप्लाई होता है। जैसे कि गोताखोर होते हैं जो पानी के अंदर तैरने जाते हैं, तो जब हम गोताखोर जो होते हैं, जितने पानी के अंदर जाते जाते हैं, तो जो जल होता है, जल तो जल के अंदर एक दाब प्रेशर लगाता है, वो ऊपर की तरफ फेंकने का कोशिश करता है। तो हमारी बॉडी पर जितने हम पानी के अंदर जाते हैं उतना ही जल हमारे अधिक हमारे ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है। अब हम अत्यधिक अंदर चले जाएंगे तो इतना फोर्स ज्यादा हो जाता है, कहीं ऐसा भी हो सकता है हमारा शरीर क्या फट जाए। तो इसीलिए पानी के अंदर व्यक्ति ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेकर जाता है? इसका रीजन यही है कि हमें अंदर जाने पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए कि इतना प्रेशर होता है, दबाव होता है, जल अब हमारे ऊपर इतना दाब लगाता है कि हमारा फेफड़ा जो होता है ना, शोषण करने में अस्वस्थ होता है, शोषण कर ही नहीं पाता है। इसलिए हमें सिलेंडर ले जाने की आवश्यकता पड़ती है कि हम आसानी से सांस को क्या कर सकें? ले सकें, अधिक मात्रा में और अधिक प्रेशर के साथ। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं हेनरी के नियम को। ये हेनरी एक लड़की नहीं है, हेनरी एक लड़के का नाम है, इसका नाम है विलियम हेनरी। ठीक है, तो आप लोग इसे लड़की मत समझिए, लड़के का नाम है। आइए इसको हम समझते हैं, इस नियम को देखते हैं। तो जो हेनरी का जो नियम था, उसने कहा था कि स्थिर दाब पर, मैंने विलेयता भी आपको बताया था, स्थिर दाब पर, दाब हटा लीजिए, यहाँ पे दाब की जगह ताप कर लीजिए, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है उसे भी स्थिर ताप कहते हैं। या हम इंडक्शन ले लें या गैस लें, कुछ भी ले लें। इंडक्शन ले लीजिए, उसमें डिजिटल मीटर होता है, हमें पता चलता है कि उसमें ऊष्मा हम कितना दे रहे हैं। 1000 वोल्ट देख रहे हैं, 100 सेल्सियस देख रहे हैं, 2 सेल्सियस दे रहे हैं, 1800 सेल्सियस दे रहे हैं, हमें पता चलता है टेम्परेचर। तो स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। स्थिर ताप पर किसी द्रव में, मैंने बताया था कि जो हेनरी का नियम है वो द्रव पे होता है, विलेयता भी द्रव। तो कह रहा है स्थिर ताप का मतलब आप समझ गए, 32 सेल्सियस, 1800 सेल्सियस, 1000 सेल्सियस, जो तापमान होता है उसको स्थिर ताप कहते हैं। स्थिर मतलब एक टेम्परेचर, कोई भी एक हो। ठीक है, तो कह रहा है स्थिर ताप पर किसी द्रव में, किसी द्रव में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये बर्तन है, हमारे पास ये पानी है। पानी का फॉर्म कैसा होता है? पानी का जो फॉर्म होता है, पानी किस रूप में होता है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। ठीक है, और जो पानी का फॉर्म होता है वो द्रव होता है। ठीक है, तो जो पानी का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? द्रव होता है। ठीक है, तो द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, तो हेनरी का नियम उस पे लगता है कि वह पदार्थ या वह गैस जो जल में विलय न हो, जो जल में घुलता उलता न हो, उसे हम दाब लगाकर उसकी मात्रा को जल में हम घोले। ठीक है, ये नियम किस पे लगता है? वह पदार्थ जो जल में विलय न हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो जल में विलय उसके साथ भी हम लगा दें और ऑक्सीजन के साथ लगा दें, नहीं लगा सकते। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लगा सकते हैं क्योंकि वो जल में विलय नहीं है।
नाइट्रोजन के साथ लगा सकते हैं, जल में विलय नहीं है। वो जल में विलय तब होंगे कि जब उस पर हम बाहर से एक दाब लगाएं, एक प्रेशर आएगा, तब वो क्या होगी, उसमें जल में विलेयता होगी। मतलब जितना अधिक प्रेशर होगा उतना अधिक गैस हमारी द्रव में क्या होगा, मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो हर पदार्थ और हर गैस के लिए नहीं है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किसके लिए है? वह पदार्थ या वह गैस जो जल में घुलता न हो। बात समझ में आ रही है आपको? तो यदि बात समझ में आ रही है तो कमेंट कर दीजिए, मक्खन लिख दीजिए कमेंट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है किसी द्रव में घुली हुई गैस का द्रव्यमान। गैस का द्रव्यमान मैंने आपको बताया था कि जो आणविक जो द्रव्यमान होता है, जैसे कि हमने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हमने लिख दिया। CO2 जो होता है जल में विलय नहीं होता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जल में मिलाया, अब ये जल में विलय है नहीं, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को मिला, तो कह रहा है गैस का द्रव्यमान। गैस का द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? जैसे कार्बन का द्रव्यमान क्या होता है आप जानते हैं, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, और जो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है, जो इसका मास होता है, मास का मतलब द्रव्यमान, वो होता है 12। ठीक है। ऑक्सीजन का जो क्या होता है परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, सॉरी, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक 8 ही होता है, और जो उसका परमाणु भार होता है वो होता है 16। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 2। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 2। तो इसमें ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 16 दुना के 32, और कार्बन का 12। तो 32 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा? 44 आएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान की मात्रा कितनी है? 44। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। दाब के समानुपाती क्या होता है कि जो ये द्रव्यमान, जो घुली हुई गैस की जो मात्रा है वो उतना ही होगा जितना हम प्रेशर लगाएंगे, जितना हम क्या लगाएंगे? प्रेशर। ठीक है। जितना अधिक प्रेशर होगा उतना गैस की मात्रा क्या होगी, उसमें घुली हुई होगी। बात समझ में आ रही है? समानुपाती का मतलब होता है बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। कह रहा है कि जो गैस का जो द्रव्यमान होता है, गैस का द्रव्यमान जो विलय है, जो घुलने की जो मात्रा है, उसको गैस का द्रव्यमान, आरोपित दाब, दाब को हम कहते हैं प्रेशर, प्रेशर का मतलब P। ठीक है। तो समानुपाती का मतलब होता है बराबर। समानुपाती का मतलब क्या होता है? बराबर। जहां समानुपाती शब्द आ जाए तो समझ जाना, यदि इधर वाला बढ़ेगा तो इधर वाला भी बढ़ेगा, इधर वाला घटेगा तो इधर वाला भी घटेगा। समानुपाती का मतलब होता है कि दोनों एक जैसा व्यवहार करेंगे। दोनों कैसा व्यवहार करेंगे? एक जैसा। मतलब जितना दाब बढ़ाएंगे, जितना आप इधर से दाब उठा रहे हैं, उतना इधर से इसकी विलेयता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जितना दाब घटाएंगे उतनी इसकी विलेयता क्या होगी? घटती जाएगी। तो फोकस कीजिए, बातों पे ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। समझेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। और हेनरी का नियम किस पर है? वह पदार्थ या वह गैस की मात्रा जो जल में घुलनशील न हो, उसे हम कैसे घोलें? दाब के द्वारा, प्रेशर लगाकर, जबरदस्ती। दाब का मतलब क्या है? जब नहीं घुला तो जबरदस्ती है ना उसके साथ कर रहे हैं, जबरदस्ती घोला जाए। समझ में आ रही बात? तो यहां पे हमने लिखा है कि जो गैस का जो द्रव्यमान है, ये गैस M जो है, घुली हुई मात्रा, वो किस पर है? समानुपाती होता है आरोपित दाब के। मतलब यदि हमारा P बढ़ेगा तो M भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि P घटेगा तो M भी क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब क्या होता है, हम जानते हैं फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, जब ये सिंबल हटता है, ठीक है, तो हमेशा एक नियतांक देकर जाता है। तो ये कौन सा नियतांक है? स्थिर ताप। कौन सा नियतांक है? स्थिर ताप, जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं, जो क्या है? के। क्या है? के। कहीं कहीं किताबों में ये ऐसे भी लिखा जाता है M बराबर KHP। ठीक है। ये क्या होता है? गैस की घुली हुई मात्रा। ठीक है। M क्या है इसमें? गैस की घुली हुई, गैस की घुली हुई मात्रा। KH क्या है?
हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। और जो इसमें P है, P का मतलब होता है प्रेशर, दाब। बात समझ में आ रही है? P का मतलब क्या होता है? प्रेशर, दाब। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां तक हमने बात को अच्छे से समझ लिया और जान लिया। अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम आपको पार्टिकल्स को बना कर दिखाएं, फिर भी हम इसको बता सकते हैं। यदि हम दाब लगाते हैं, यहां थोड़ा समझ लीजिए, 2 बीकर है, ठीक है। यदि हम यहां से CO, ये अच्छे से ढक्कन लगा लीजिए और किसी पाइप के द्वारा इसमें CO2 की मात्रा को डाल लें, ठीक है। और किसी कंप्रेशर द्वारा इस कंप्रेशर द्वारा इसको प्रेस करते हैं, तो जो CO2 के अणु हैं, जो गैस बिखरे हुए हैं, ये इसको प्रेस करने पर इसकी मात्रा जल की क्या होगी? बढ़ेगी। जल की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब जितना हम दाब लगाएंगे ऊपर से, उतना ही इसकी मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि जो ये CO2 है, इसमें क्या वो घुलेगा। जब घुलेगा तो जल की विलेयता को क्या करेगा? बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है? अब डिजिटल बोर्ड रहता तो हम आपको दिखा भी देते हैं। अब इसमें क्या डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत है, समझने का प्रयास कीजिए। आगे क्या है? कह रहा है कि गैस की विलेयता। गैस की विलेयता क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि द्रव में गैस की जो द्रव्यमान की जो मिला हुआ है उसको विलेयता कहते हैं। गैस की विलेयता का माप मोल प्रभाव होता है। क्या होता है? मोल प्रभाज के प्रभाव कह लीजिए, मोल प्रभाज कह लीजिए, मोल अंश कह लीजिए। ये सारे प्रश्नों को मैंने आपको मूललता के समय बताया था, ठीक है। किसी पदार्थ का आंशिक हिस्सा, मतलब थोड़ा सा हिस्सा, यदि हम किसी में डालते हैं उसको मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल अंश। 2 पदार्थों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर यदि किसी पात्र में हम मिलाते हैं तो उससे एक विलयन जो तैयार होता है। तो किसी एक पदार्थ का मोल अंश निकालना हो तो उस पदार्थ की मात्रा बटे में विलयन का मात्रा, हमने आपको बताया था। तो यहां लिखा है मोल प्रभाव होता है इस प्रकार, किसी विलयन में, विलयन का मतलब विलय और विलायक के मिलने पर जो पदार्थ, जो विलयन बनता है, क्या बनता है? विलय और विलायक के मिलाने से क्या बनता है? विलयन बनता है। 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। किसी विलयन में गैस का मोल प्रभाव उस विलयन में उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। किसके दाब के समानुपाती होता है? आंशिक दाब। यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ये आंशिक दाब है। आंशिक दाब का मतलब कम दाब, हल्का दाब, ठीक है। आंशिक का मतलब ही होता है कम, ठीक है। आंशिक दाब। तो देखिए यहां पे, जैसे यहां पे ये सिंबल हटा है तो ये क्या हो गया? 1/KH आ गया। अब यहां पे क्या है कि जो ये KH है, जो ताप है, ताप, यदि ताप बढ़ा तो मोल अंश क्या होगा? डाउन होगा। ताप बढ़ा तो मोल अंश क्या होगा? डाउन होगा। यदि यहां पे मोल अंश बढ़ा तो ताप क्या होगा? डाउन होगा, ठीक है। यहां पे नियम दूसरा था परंतु यहां पे नियम दूसरा है। तो यहां फोकस कीजिए। तो यहां पे आंशिक दाब बराबर यदि पता करेंगे तो क्या हो जाएगा? हेनरी स्थिरांक गुणे आंशिक दाब, मोल अंश, ठीक है। आंशिक बराबर क्या होगा? हेनरी नियतांक गुणे आंशिक। यहां देखिए फिर मिस्टेक हो गया। इसको कहते हैं आंशिक दाब और ये है मूल अंश। ये क्या है? मूल अंश। और ये क्या है? आंशिक दाब। और ये क्या है? हेनरी नियतांक। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? अर्थात किसी गैस का वाष्प दाब उसके मूल प्रभाव के समानुपाती होता है।
आपको बात समझ में आ रही है तो कमेंट में आप मक्खन लिखते रहिए। अब हम बताएंगे हेनरी का उपयोग, हेनरी का अनुप्रयोग। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दे रहा है। तो चलिए, हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को हम जान लें कि हेनरी का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है और कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि हमें गाड़ी के बारे में पता ही नहीं हो, हम गाड़ी पर बैठ जाए, पता ही नहीं चले गियर किधर लगता है, और गियर तुरंत छोड़ दे, पता चलेगा कहीं भिड़ा दे। तो ऐसा काम नहीं, पहले उसके नियम को जान लें कि कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। फिर उसके बाद हमें जब गाड़ी के बारे में पता है, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये सब जब पता चले तो इंसान चलाते हुए भी अगर गलती होगी तो बचने का कोशिश कर सकता है, मगर जब पता ही नहीं रहे तो कैसे बचेगा। तो आइए चलते हैं, प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कि हेनरी का जो नियम की सीमाएं हैं, जो पहली सीमा है, कह रहा है कि यह तनु विलयन पर ही लागू होता है। अब तनु विलयन जो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लें जाकर कि तनु विलयन होता क्या है, वहां डीपली से बताया गया तनु विलयन होता क्या है। तो एक बार हम शॉर्टकट में तनु विलयन के बारे में बता देते हैं कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा आंशिक रूप में उपस्थित हो, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम मात्रा में उपस्थित हो, उसको हम कहते हैं तनु विलयन। ठीक है, तो ये जो नियम है, हेनरी की जो नियम है, किस पर लागू होता है? तनु विलयन पर ही क्या होता है? लागू होता है। मतलब विलय की मात्रा अधिक, विलायक की मात्रा अधिक हो और विलय की मात्रा क्या हो? कम हो। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 10 लीटर में हमारे पास 500 ग्राम चीनी है। अब 10 लीटर है वो 500 ग्राम चीनी है, तो यहाँ जो विलायक की मात्रा अधिक है और विलय की मात्रा क्या है? कम है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? तनु विलयन। समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करते रहें। दूसरा नियम क्या है कि निम्न दाब तथा उच्च ताप पर लागू होता है। कब लागू होता है ये नियम? निम्न दाब पर तथा उच्च दाब पर नियम लागू होता है। यदि हमारा दाब बहुत अधिक हाई हो गया और ताप एकदम कम हो गया तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, ये नियम लागू करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कम से कम निम्न ताप हो या तो उच्च ताप हो। यदि हमारे पास उच्च ताप हो तो दाब भी क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। समझ में आ रही बात है? तब ये नियम लागू, वरना ये नियम लागू नहीं होगा। तो चलिए आते हैं, इसको समझते हैं, निम्न दाब और उच्च ताप को क्या है। तो जैसे जो गोताखोर होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं सतह में किसी चीज की खोज करने के लिए कि पानी के अंदर क्या है, जैसे कुछ पहले ही 4 लोग गए थे जिनमें लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं कि जो एक सिलेंडर लेकर लोग जाते हैं, सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन लेकर जाते थे और नाइट्रोजन लेकर जाते थे गोताखोर तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 80% और ऑक्सीजन की मात्रा 20% लेकर जाते थे। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि ये समुद्र है, मान लीजिए। तो यदि कोई व्यक्ति जितना अंदर जाएगा, यहां पे है, तो पानी अपने द्वारा एक बल लगाता है जिसे उत्प्लवन बल कहते हैं। अब जितना व्यक्ति अधिक अंदर जाता जाएगा उतना ही इसका बल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। उसका बल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और इतना ज्यादा प्रेशर लगाया कि आदमी को सांस लेने में उसके फेफड़े इतना अधिक प्रेशर रहेगा कि उसके जो फेफड़ा होगा अच्छे से फील नहीं कर पाएगा, मतलब फेफड़ा स्वस्थ महसूस नहीं करेगा, जिसे सांस लेने में उसे क्या होगी? दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो इसीलिए इस सिलेंडर को लेकर जाता है कि अधिक ताप पर, अधिक दाब पर ये क्या करता है? अधिक घुलता है। तो व्यक्ति क्या करता है? इसकी सहायता से सांस को क्या करता है? ले लेता है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन क्या है? विलय में क्या है? अघुलनशील है, मतलब घुलता उलता नहीं है। परंतु जब अधिक प्रेशर पड़ता है, जब अधिक प्रेशर पड़ता है जल के द्वारा, जब व्यक्ति के ऊपर जब अधिक प्रेशर पड़ता है तो सिलेंडर से जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो नाइट्रोजन वो सांस के रूप में लेने लगता है
अब नाइट्रोजन हमारे फेफड़े के पास जाता है, फेफड़ा पंप करता है। अब सारी तरह ऑक्सीजन को, जहां हमारा ब्लड जो होता है ऑक्सीजन युक्त होकर जाता है वो नाइट्रोजन युक्त होकर जाएगा। अब जब ब्लड नाइट्रोजन युक्त होकर जाएगा तो अब ब्लड क्या होगा, हमारे शरीर के सारे हिस्सों में पहुंचता है। अब नाइट्रोजन क्या करेगा कि अब जाके हमारे कोशिकाओं को ब्लॉक करेगा। मतलब कोशिकाएं जो होती हैं जहां पे हमें ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, अब ये प्रेशर के कारण क्या पहुंचेगा वहां पे, नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन अब क्या हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, जल ब्लड के अंदर घुलेगा। क्योंकि क्या है, पानी के द्वारा एक प्रेशर लगाया जा रहा है, तो प्रेशर के कारण नाइट्रोजन क्या होगा, हमारे ब्लड में घुलेगा और ब्लड की सहायता से हमारे सारे कोशिकाओं के पास क्या करेगा, पहुंचेगा। इसलिए कि जो हमारा ब्लड है शरीर के सारे हिस्सों में पहुंचता है। अब नाइट्रोजन को वो सारे हिस्सों में पहुंचाएगा, जैसे वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है सभी कोशिकाओं के पास, उसी तरह ये नाइट्रोजन को भी क्या करेगा, सभी कोशिकाओं के पास पहुंचाएगा। अब नाइट्रोजन जैसे पहुंचेगा तो वहां पे अब ब्लॉक करेगा, जमेगा। तो जब नाइट्रोजन वहां ब्लॉक करेगा तो ब्लड को दोबारा वहां पहुंचने नहीं देगा। अब व्यक्ति जैसे पानी से बाहर आएगा, या तो वो बच जाएगा या तो वो मर जाएगा। अरे बच भी गया तो उसके शरीर में इतना नाइट्रोजन ना ब्लॉक कर देगा सारी नसों को कि ऑक्सीजन वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ब्लड वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो व्यक्ति तड़फड़ा कर मर जाएगा। या बहुत इतना उसे दर्द होगा कि जो असहनीय होगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए क्या किया गया कि अब नाइट्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन या हीलियम, आज के समय में जो सिलेंडर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन या हीलियम ऑक्सीजन के साथ डालते हैं, जो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, जिससे क्या होते हैं, गोताखोर ज्यादा अंदर तक जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये निम्न दाब तथा उच्च दाब पर लागू होता है। यहाँ अधिक दाब पड़ता है तो नाइट्रोजन और घुलनशील है, फिर भी उसके अंदर क्या होता है, घुल जाता है। किसके अंदर, ब्लड के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ये लागू होता है। गैस विलायक के साथ क्रिया नहीं करता है। जैसे कि जो हमने अभी आपको बताया कि यदि इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे मिलाते हैं इस तरीके से, तो नाइट्रोजन कभी भी विलयन के अंदर मिलता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को मिलाते हैं जो विलेय पदार्थ विलायक के अंदर घुलनशील ना हो। ठीक है, हेनरी का नियम समझ में आया आपको? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं आगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ राउल्ट के नियम को बताकर।